गाइस वेलकम टू द चैनल आयुर्प्रेरणा। और आज जो हम आयुर्वेद संग्रह की गोविंद पारेख पढ़ रहे हैं उसका पेज नंबर 32 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेक श्योर कि आपने अभी तक पुराने पेजेस पढ़ लिए होंगे। देखो, हमेशा नए पढ़ने से पहले पुराना पढ़ना बहुत रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आगे पाठ पीछे सपाट वाली कहानी नहीं चलती है। एक बार बस आंखों के नीचे से पेज को ऐसे पलटा लो। ठीक है, अगर पीडीएफ है पीडीएफ ही देख लो, चलते फिरते देख लो। अगर आपका इंटर्नशिप चल रही है या ट्रैवलिंग पीरियड है या कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो तो भी एक बार रिवीजन मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका टाइम ड्यूरेशन टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा कम कर देगा। ठीक है, तो हम लास्ट पढ़ रहे थे गर्भा मासक अनुमानसिक वृद्धिक्रम की चीजें पढ़ी थी हमने। कौन से, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे मेरे। अब बताओ कि गर्भ में स्थिरता कब आती है, गर्भ में स्थिरता कब आती है, गर्भिणी का सबसे ज्यादा वेट कब बढ़ता है। ठीक है, और क्लांतमा गर्भिणी कब हो जाती है, और गर्भिणी का वेट सबसे ज्यादा कम कब होता है। केश और लोम की उत्पत्ति आचार्य अष्टांग हृदय मैंने कब बोली है। ठीक है, उसके बाद आप मुझे क्या बताओगे, उसके बाद आप ये बताओ कि कलल संज्ञा किन आचार्य ने दी है। ठीक है, हारित आचार्य ने हारित आचार्य ने गर्भ का जो प्रसव काल है, प्रसव काल क्या बताया है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें भी इस तरीके से रिवीजन क्वेश्चन आंसर मोड में रखनी है। हमेशा रिवीजन साइकिल जो हम 10 पेजेस कर रहे हैं उसको आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी में रखना है। आंख बंद करके रिवीजन करते रहना है कि हाँ मुझे ये चीज आ रही है, याद नहीं आ रही। ठीक है, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट बेस्ड पे, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर, अगर आपके पास स्टडी पार्टनर है वेल एंड गुड, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, तब रिवीजन साइकिल के मत देखो। ठीक है, एक बार एक इंसान पूरी बंद करके दूसरे से पूछो, दूसरा बुक बंद करके तीसरे से पूछो। ठीक है, तब बहुत अच्छी बात है, तब उस रिवीजन साइकिल वाले वीडियोस देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका स्टडी पार्टनर नहीं है तो मेक श्योर मुझे स्टडी पार्टनर बना के वो सारी चीजें देखो। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आचार्य सुश्रुत ने मानसानुमानसिक षष्टिक ओदान के बारे में शारीरिक स्थान में वर्णन करा है वो करेंगे कि कब कौन सी सारी चीजें आपको देनी है। देखो, 3 और 5 में देना है हमें दुग्ध, 3 और 5 में दुग्ध देना है, और चौथे में देना है दही, और छठवें में देना है घी। 3 और 5 में देना है दुग्ध, चौथे में देना है दही, और छठवें में देना है घी। बस इतना सा पॉइंट है। अब यहाँ से चीजें क्वेश्चन कहाँ से बनता है। स्त्री पुरुष व्यापद में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बीज भाग एक देशी दृष्टि से बनता है, क्योंकि बीज भाग दृष्टि बंध्या करती है। बस एक क्वेश्चन अगर आएगा, हाँ ऐसा पूछा जाता है। जो हमने आयुर्वेद क्वेश्चन बैंक चालू किया उसका पर्सपेक्टिव भी यही है कि कहाँ से क्वेश्चंस डिफिकल्ट बनते हैं। उसमें एक हमने जब उत्तराखंड का क्वेश्चन सॉल्व किया था तब मैंने आपको बताया था कि पूती प्रजा क्वेश्चन क्या था, बीज भाग अवयव दृष्टि होती है तो क्या लक्षण होंगे। उसमें बंध्या था, पूती प्रजा था, वर्ता था, और तृणपुत्रिका था। तो इसका आंसर आप खुद बताओ, स्क्रीन पे देख के ही समझ में आ रहा है ना। बीज भाग अवयव दृष्टि बोला उसने, तो क्या हो जाएगा, पुत्रिणी। ठीक है, पूती प्रजा, सॉरी। ठीक है, ग, अ, ग मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है, बीज भाग दुष्टि बोली, सिर्फ बीज भाग में दुष्टि हो जाएगी तब पूरा बंध्या हो जाएगा, और बीज भाग के अवयव में जाएगी तो आपकी संतान कैसी होगी, पूती प्रजा होगी। अवयव में हो रही है देखो तो पूती प्रजा होगी। और सिर्फ एक देश की दुष्टि हो गई, एक देश में हो जाएगी तो पुरुष रहा तो तृणपुत्रिका, और स्त्री रही तो वर्ता। ठीक है, अभी वो जो थोड़ा सा मेरा गले में खराश हो गया था उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। ठीक है, कई बार हो जाता है यार। ठीक है, फिर बीज बीज में होएगा तो बंध्या, अवयव में रहेगा पूती पूती प्रजा, और एक भाग में रहेगा तृणपुत्रिका और वर्ता। देखो इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्त्री का रहेगा तो कौन सा रहेगा, पुत्रिका, पुत्रिणी, पुत्री, पुत्रा, पुत्री, इसलिए लोग स्त्री लगा देते, लेकिन ठीक है ऐसा नहीं समझना है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। आचार्य सुश्रुत ने, ये मैंने आपको पुराने में ही रिवाइज कर याद था कि सूक्ष्म क्या है 3 में। अगर ये हमारा जो 31 वाला पेज था उसमें ये सारी चीजें आई थी तो मैंने आपको रिवाइज कराई थी कि सूक्ष्म कब रहेगा 3 में, और प्रव्यक्त कब रहेगा 4 में, और प्रव्यक्त तरह कब रहने वाला है 7th मंथ में रहने वाला। तो ये चीज वहां से हो जाएगी, कोई नई चीज नहीं है। वहां पर आपको एक एक चीज समझाई थी मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं षड धातुज पुरुषों की दिशाएं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, षड धातुज पुरुष की दिशाएं पूछा जाता है, जबकि दिशा कितनी हो जाती है, नॉर्मल दिशा की संख्या हो जाती है 10, लेकिन यहाँ पर हम क्या आएगी, दिशा की संख्या कितनी आएगी, षड धातुज पुरुष की संख्या बोली जाएगी, तब ये कितना हो जाएगा हमारा 5। और गर्भ वृद्धि कर भाव
शरीर वृद्धि कर भाव ये रिपीट हो रहा है, इससे पहले हमने के पेजेस में सारी चीजें पढ़ ली है। अभी हमारा पीटीएसआर वाला सेक्शन स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो गर्भ वृद्धि कर भाव होते हैं हमारे 6 और शरीर वृद्धि कर भाव बोला मैंने आपसे बोला था कि उससे कम होते हैं। ठीक है, उसकी ट्रिक देख के तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो पुराना पढ़ेंगे ना तो आगे की चीजें क्लियर हो जाती है कि हाँ ये अगर आपने वहां पढ़ा था तो यहाँ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको बोला था कि आचार्य वाघभट इसको कितना बोलते हैं, 17 बताते हैं, सारे रिपीटेड पॉइंट्स है। बल वृद्धि कर भाव कितने होते हैं, 13। अब आंख बंद करके बताओ, बल वृद्धि कर भाव, शरीर वृद्धि कर भाव, गर्भ वृद्धि कर भाव सबसे ज्यादा क्या है, बल वृद्धि कर भाव सबसे ज्यादा और शरीर वृद्धि कर भाव सबसे कम। गर्भ वृद्धि कर भाव कितने हो जाने हैं, फिर गर्भ शुभ भाव कौन से होते हैं और अशुभ भाव कितने होते हैं, 6 और 3, 6 और 3। ठीक है, और ये गर्भिणी की मासानुमासिक परिचर्या इतने सुंदर तरीके से दोनों आचार्यों ने बताई है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक की पैरेलल में लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले 3 मंथ की बात कर लेते हैं। अब 3 मंथ की ही क्यों बोला मैंने, 2 की क्यों नहीं बोला, क्योंकि आचार्य सुश्रुत जो है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ में एमएसडी लेने को बोलते हैं। क्या लेने को बोलते हैं, एमएसडी। पहली बात तो तीनों की ऋतुचर्या सेम रहेगी। एमएसडी क्या है, एम फॉर मधुर, एस फॉर शीत, डी फॉर द्रव। मतलब मधुर, शीत और द्रव आहार ही आपको गर्भिणी को 3 महीने के लिए, स्टार्टिंग के 3 महीने के लिए देना है। चीजें क्लियर आचार्य सुश्रुत। अब आचार्य चरक की बात करते हैं, तो उन्होंने बोला शीतल दुग्ध देना है बार बार और साथ में आहार देना है। शीतल दुग्ध देना है और साथ में आहार देना है। दूसरी चीज कि मधुर गण से सिद्ध क्षीर, देखो दुग्ध तो हमें देना ही देना है, दुग्ध हमें देना है। पहले आप ठंडा दोगे, फिर मधुर गण से सिद्ध दोगे और उसके साथ अब तीसरा महीना आ गया तो 3 चीज देंगे। पहली चीज हमें दुग्ध पता है, दूसरी चीज क्या हो जाएगा, मधु और घृत, मधु और घृत। तीसरे महीने में 3 चीज, दुग्ध हमें पहले से पता है, मधु और घृत, क्या हो जाएगा, मधु और घृत। 3 चर्या क्लियर। अब चौथे पे आते हैं। चौथे के लिए एक मात्रा का प्रयोग किया गया है, एक मात्रा। मात्रा जहां जहां आती है मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार भी एक क्वेश्चन था जो कि आचार्य शारंगधर पे मात्रा के पर्याय से था। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना है। और नवनीत या मक्खन पूछा जाता है किस महीने में है, तो फोर्थ मंथ में है और अक्ष मात्रा में आएगा। ठीक है, आचार्य चरक की बात हो गई, दूध तो देना ही देना है, मक्खन देना है और कितनी मात्रा में देना, अक्ष मात्रा में देना है। फिर पयोनवनीत, दूध के साथ इन्होंने भी मक्खन दिया है। संश्लिष्ट आहार प्रमाण में मक्खन या जांगल मांसरस युक्त आहार और हृदयन, हृदयन मन को अच्छा लगने वाला, क्योंकि गर्भिणी जो है हमारी मोटी कौन सी होती है, फोर्थ मंथ में मिलता है। क्यों, क्योंकि उसको हृदय अन्न भी मिल रहा है। अब इस चीज से भी रिलेट करते चलो, जो पुराना पड़ा है उससे आगे का हम रिलेट करते चलेंगे। ठीक है, गर्भिणी कब होती है हृष्ट पुष्ट, जब उसको हृदय अन्न मिलता है और मक्खन खाते हैं, मक्खन खाने से हृष्ट पुष्ट हो जाती है। अब 5वें मास की बात आती है। 5वें मास में दोनों आचार्य सेम चीज बोल रहे हैं, क्षीर सर्पी, क्षीर सर्पी, दुग्ध तो लेना ही लेना है, दुग्ध के साथ सर्पी लेना है, दुग्ध तो लेना ही लेना है, दुग्ध के साथ हमें सर्पी लेना है। षष्टम मास की बात आएगी। षष्टम मास में आचार्य चरक बोलते हैं मधुर गण से औषध जो सिद्ध रहती है उसमें घृत मिलाकर आपको देना है। यही हमने मधुर गण से औषध कहाँ पढ़ी थी, सेकेंड में पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर घृत मिलाने की भी बात कर दी कि मधुर गण जो हमारा सेकेंड मंथ वाला था और घृत जो हमारा फिफ्थ मंथ वाला था, उनको मिलाकर हमारा 6th मंथ हो जाएगा। अब 6th मंथ और स से स्वदंष्टा, तो स्वदंष्टा 6 से रिलेट करेंगे तो स्वदंष्टा का वर्णन 6वें महीने में आया है। सर्पी तो ठीक है, यवागु याद रखो। स्वदंष्टा 6 से याद रखना है और यवागु याद रखना है। यवागु से का सेवन कब से आचार्य सुश्रुत चालू कर देते हैं, 6th मंथ से। और यवागु का रेशियो कितना होता है बताओ पहले तो, अब मुझे यवागु का रेशियो बताओ। आहार जब हम कल्पना पढ़ते हैं तब यवागु बनाने के लिए हम 6 गुना पानी डालते हैं, तो अब याद रहेगा आचार्य सुश्रुत का कि 6 गुना पानी हम 6वें महीने में स्वदंष्टा। ठीक है, 7वें पे बात आते हैं। 7वें में जैसा मधुर गण से सिद्ध औषध क्षीर, सिद्ध क्षीर सर्पी, सेम टू सेम चीजें हैं। ठीक है, यहाँ अलग है, वहां स्वदंष्टा एक ड्रग का नाम आया था, यहाँ पृथक पर्णी से सिद्ध आएगा। क्या आएगा, पृथक पर्णी। तो पृथक पर्णी आ गया 7 में, स्वदंष्टा आ गया हमारा 6 में, दोनों एक एक ड्रग। अब यहाँ हमने 8वें में यवागु पढ़ रहे हैं, तो आचार्य चरक यवागु का वर्णन 8वें में, आचार्य सुश्रुत यवागु का वर्णन 6वें में करते हैं। ठीक है, अब बदरोदक क्वाद से सिद्ध आस्थापन। अब इन्होंने जब यवागु चालू करी तो इन्होंने आस्थापन वस्ती चालू कर दी। क्या चालू कर दी, आस्थापन वस्ती, तदंतर मधुगर्भ
दुग्ध से सिद्ध अनुवासन वस्ती, मतलब वस्ती देने का वर्णन आचार्य सुश्रुत 8वें महीने में करते हैं। और आचार्य सुश्रुत जल्दी है, फास्ट है यहाँ पे। यवागु उन्होंने 6 में दे दी थी, फिर वस्ती उन्होंने 8 में दे दी। लेकिन आचार्य चरक यहाँ पर 6वें में यवागु ना देकर 8वें में यवागु देते हैं, और 8वें में बस्ती ना देकर वह अनुवासन वस्ती और मधुर औषध सिद्ध तेल कब देते हैं, 9वें में आता है। इसी का संस्कृत फॉर्म में इस बार का यही टीजीटी क्वेश्चन था, और यही पूछा था कि ये आचार्य किसका है। तो अगर यही आपको अंडर से सिर्फ ये चीजें याद रहती थी, तो भी उसके आंसर इतने इजी थे कि आपको ऑल ऑप्शन मिल जाता। सिर्फ एक ही ऐसा था जिसमें आचार्य चरक को अनुवासन बस्ती मधुरम औषध तिक्तम ये वाला ऑप्शन था। ठीक है, अब प्रसव काल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आचार्य चरक का देख लिया था हमने। आचार्य सुश्रुत, योग रत्नाकर, भाव प्रकाश और वाग्भट आचार्य क्या बोलते हैं, 1 साल यानी 9 से लेकर 12 महीने देते हैं। आचार्य काश्यप आचार्य चरक अनुसार 9 से 10 महीने, आचार्य हारित 10 से 11 महीने, और आधुनिक मत अनुसार क्या होता है, आधुनिक ये 280 डेज और 52 वीक्स भी इसको कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप थोड़े ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर थोड़े बुजुर्ग लोग अगर बोलते हैं, तो 9 सूर्य मास और 10 चंद्र मास, वो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। अगर सूर्य का रहेगा तो 9 सूर्य मास, और चंद्र का रहेगा तो 10 चंद्र मास। और इसी से वो लोग को रिलेट भी कर लेते हैं कि लड़का होगा या लड़की। ठीक है, बस ये वर्बल वर्ड्स है, यूज होते हैं। अगर आपको को रिलेट कर पाए तो आप उसको इजिली ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्णन आता है वो किस तरीके का आता है, आधुनिक मत से। देखो इससे है ना, पहली प्रोबेबिलिटी बता देती हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही कम पूछे जाते हैं। सिर्फ इसको रीड आउट कर लो, क्योंकि मॉडर्न में अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से तो नहीं बनेगा, उसका डीप क्वेश्चन बन जाता है। फिर वो उसके प्रोबेबिलिटी कि किसी को बने वो भी चांसेस कम हो जाता है। ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं बनेगा, जितना हमें यहाँ तो पढ़ना उतना तो पढ़ना ही है। ठीक है, जिसको रीड आउट करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, कि आपको एक एक चीजें याद रह जाए। ठीक है, और यूजी परस्पेक्टिव से इसमें 10 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तब ये इंपॉर्टेंट रहता है। पीजी परस्पेक्टिव से इसमें इतने क्वेश्चन नहीं आते, और अगर आप पीटीएसआर से कर रहे हो तो फिर तो आपके लिए एक एक लाइन भी सुनहरी के समान है। आधुनिक मत अनुसार गर्भ अनुवासिक वृद्धि क्रम क्या होता है, प्रथम मास में क्या देखते हैं हम, प्रथम मास में सिर्फ 4 मिलीमीटर 4 का रहता है हमारा गर्भ प्रथम मास में, और उसका भार क्या रहेगा, 1.2 से लेकर 1.5 ग्राम तक का रहेगा। जो हमारा एम्ब्रियो जायगोट से जो पहले है एम्ब्रियो जायगोट से क्या रहेगा, 1000 गुना बड़ा हो जाता है। कितना हो जाता है, 1000 गुना। और मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया था कि तीसरे सप्ताह में गर्भ का स्पंदन बोलते हैं, जबकि आचार्य चरक जो बोलते हैं स्पंदन कब बोलते हैं, तृतीय मास में बोलते हैं, और यहाँ पर आधुनिक में तृतीय वीक में बोला जाता है। और तंत्रिका, पाचन तंत्र, वृक्कों का निर्माण प्रारंभ उन्होंने प्रथम मास में बोल दिया। द्वितीय मास में आते हैं, जो 4 था वो बढ़कर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आकृति का वर्णन हो जाता है। हम आचार्य आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है। यहाँ नाक, कान और पलकों की आकृति का वर्णन करते हैं। तृतीय मास में तृतीय मास में आते हैं, तो तृतीय मास में 4 सेंटीमीटर से जस्ट डबल हो जाएगा, दैट इज 7, और 9 का अगर मार्जिन बनाए तो 8 होता है, और उसका वेट क्या हो जाता है हमारा 20 ग्राम्स हो जाता है। फिर स्वर तंत्र, कोष्ठ और बंद नेत्र पलकों का निर्माण भी हो जाता है। तो पलकों का निर्माण देखो, लेग्यूम्स का निर्माण अलग है, पलकों का निर्माण अलग है, आकृति विरीक्षण अलग है। गर्भ गर्भ व श्वास क्रिया, गर्भ निगरण व श्वास क्रिया का जो वर्णन है वो कहाँ से हो जाता है, हमारे तृतीय मास में हो जाता है। तृतीय मास में हमने आयुर्वेद में क्या पढ़ा था, बस यहाँ पे तुरंत आंसर आना चाहिए दिमाग में, सारी चीजें चलती रहनी चाहिए कि हमने आयुर्वेद में क्या पढ़ा था, हमने उसकी पंच पिंडिका का वर्णन तृतीय मास में किया था, और यहाँ पर उसकी श्वास क्रिया का वर्णन आ रहा है। फिर ऑसिफिकेशन सेंटर्स का निर्माण भी हमारा तृतीय मंच में चालू होगा। हाथ पैर की उंगलियां स्पष्ट हो जाती हैं एवं उन पर नाखून के निशान। अब हमने बोला था केश और लोम कब उत्पन्न होते हैं, वही पॉइंट यहाँ से क्या कोरिलेट कर पाएगा, आचार्य चरक ने कब बोला था, और आचार्य अष्टांग हृदय ने कब बोला था, हारित ने कब बोला था। ये देखो इसका आंसर आने चाहिए, अगर हमने पढ़ा है पुराना तो हमें आंसर आने चाहिए। हारित ने क्या बोला था, 4, अष्टांग हृदय ने क्या बोला था, 6। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया, तृतीय मास में बोल दिया। गर्भ का लिंग स्पष्ट हो जाता है, हमने सेकंड में सेक्स डिटर्मिनेशन किया था, यहाँ पर थर्ड में इनका सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। फिर चतुर्थ मास में जिसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर गर्भभार, अब देखना इससे जस्ट डबल होते जाएगा, अभी ये 250 समझो। ठीक है,
250 से फिर है ना अपन 500 पे चलेंगे, 500 से 1 किलो पे चलेंगे, 1 किलो से 1.5 किलो पे, 1.5 किलो से 2 किलो पे, ठीक है? 2 से फिर ढाई, बस इतना वेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर गर्म रोम यानी लेगुनों का प्रादुर्भाव हो जाता है, वर्निक्स कैसियोसा का निर्माण हो जाता है, वर्निक्स कैसियोसा 4th मंथ में आता है, ये क्वेश्चन है। चेहरे की आकृति स्पष्ट हो जाती है, माता का गर्भ माता को अब फील होने लग जाएगा 4th मंथ से जो स्पंदन रहता है, जैसे डॉपलर लगा के भी हम 4th मंथ से जो पेशेंट रहता है उनको बता देते हैं, ठीक है? पंचम मास की बात आएगी तो जो हमारा 22 सेंटीमीटर से बढ़कर वो 30 सेंटीमीटर, लेकिन बड़ा सिर्फ वो इतना था, लेकिन उसका वेट हो गया जस्ट डबल। और फैट डिपोजिशन प्रारंभ हो जाता है और आंतों में मिकोनियम का प्रादुर्भाव होना चालू हो जाता है, ठीक है? बस यही है। जो 30 से 33 ही हुआ है, देखो बढ़ कम रहा है, भार उसका बहुत ज्यादा होगा, भोह का प्रादुर्भाव हो गया है। हमने षष्ठे में आचार्य अष्टांग हृदय बोलते हैं कि भोह का प्रादुर्भाव हो जाता है, वही चीज हमने यहाँ बोला। अब जैसे मेल की अगर बात करें तो वृषण, यहाँ पर जो हमारे टेस्टिस है उसका डिसेंट स्टार्ट होता है। अभी कहाँ है? 6वें महीने में वो कहाँ रहता है? वो हमारी किडनी के पास है, इसलिए बोला वृषणों की स्थिति वृकों के समीप है अभी। फिर आंख खोल व बंद कर सकता है, ठीक है? और चिल्लाने का सामर्थ्य आ जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है ना, इसलिए हम इसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे। 7वें महीने में क्या होगा? 33 से 40 आया है, ठीक है? और ये 1.5 किलो का हो गया है। फिर प्रायः सभी तंत्रिकाएं रिफ्लेक्सेस स्थापित हो जाते हैं। 7वें महीने में हम बोल देते हैं कि गर्भ पूरी तरीके से स्थापित हो जाता है, इसलिए। और इन्वाइनल कैनाल में अब जो हमारे जो वृषण है, जो हमारी टेस्टीज है, वो इन्वाइनल कैनाल में जाने लगेंगे। लैग्यून जो हो जाएंगे हमारे अदृश्य होना प्रारंभ हो जाएंगे। और जो हमारा फुफ्फुस है वो क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाता है, इसलिए 7th मंथ में डिलीवरी हो जाती है। तो बच्चा अलाइव होने के उसके चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारा जो फुफ्फुस है, लंग्स उसके कैपेबल हो जाते हैं श्वास लेने के लिए। नेक्स्ट हो जाते हैं 8वें मास की बात करते हैं, तो 8वें मास में क्या हुआ है? 8वें मास में जो हमारा ये 2 किलो का हो गया और वो पूरी तरीके से वृषण व्रंशकोश में उतर उतर जाते हैं। नवम मास की बात कर लेते हैं, आखिरी है हमारा, क्योंकि हमारा बच्चा पैदा ही 50 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है? तो नवम मास में 47 का रहेगा, इसलिए 30 के बाद 33, 33 के बाद 40, 40 के बाद 43, 47 इस तरीके से चलेगा, ठीक है? हमारा बच्चा, ठीक है? और फिर उसके बाद सर्व अंग पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है? पेज नंबर 32 तक का ही वीडियो था, लेकिन हम 33 को छोटा सा करके कंक्लूड कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं। अभी तक पेज नंबर 33 पढ़ते रहो, पेज नंबर 32 तक का रिवीजन करो, ठीक है? हमेशा जब कोशिश करो, जब भी गोविंद पारेख एक बार उठाओ तो पूरा 10 मिनट भी नहीं लगा रहे, मैं बोल रही हूँ 10 मिनट भी नहीं लगेगा 1 से लेकर 30 पेज तक करने में, बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसा मैंने पढ़ाया है वैसा पढ़ोगे, जैसा मैंने रिवीजन साइकिल कराई है वैसा करोगे, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। और यही 10 मिनट, टाइम 10 मिनट ही रहने वाला है और पूरे 80 पेजेस हो जाएंगे, मैं बता रही हूँ। लेकिन बस रिवीजन करते चलो। अभी जो बोला है आज का आज पढ़ो, और स्ट्रैटेजी में शेयर कर दूंगी, तो फिर अब बोलूंगी कि हमेशा वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो क्विक रिवीजन के लिए और फास्ट रिवीजन के लिए, ठीक है? बाकी पढ़ते रहो। आई प्रेरणा इज ऑलवेज यू गाइस, ठीक है? स्टे कनेक्टेड।